हेलो फ्रेंड्स, बांग्लादेश से आई बैड न्यूज़ के बारे में आपने सुना होगा। जी हाँ, बांग्लादेश की जो डेमोक्रेसी का रूट है, उसे ही ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि बांग्लादेश की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिज़ाइन करके देश छोड़ के भागना पड़ रहा है। वहाँ की जो पार्लियामेंट है, उसपे जो आक्रमणकारी हैं, उनका कब्ज़ा है। अब देखो ये मैटर स्टार्ट कैसे हुआ है, इसे थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। कैसे एक देश की जो सत्ता है, उसे उखाड़ के फेंक दिया जाता है, वहाँ के ही लोगों के द्वारा, और इसके पीछे किसका हाथ बताया जा रहा है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो वहाँ पे रहने वाले हिंदू हैं, उनका क्या हाल हो रहा है, क्योंकि ये जो लोग हैं, जो बांग्लादेश की नींव रखने वाले लोग हैं, उनको ही खत्म कर रहे हैं, उनको ही बर्बाद कर रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे जिस तरह से महात्मा गांधी हमारे देश के लिए सम्मानीय है, उसी तरह से यहाँ पे जो शेख रहमान थे, इनका जो स्टैचू है, इसे भी तोड़ा जा रहा है। ये बांग्लादेश के फाउंडर है, माने राष्ट्रपिता है एक तरह से। ठीक है, तो अब देखो इनकी ही बेटी है, बड़ी बेटी है शेख हसीना, जो वहाँ की पीएम है, लगातार 5 बार की इलेक्टेड पीएम रही है ये मैटर स्टार्ट ही होता है इनके चुनाव से। ठीक है, जो चुनाव होता है उसमें जब ये जीत के आती हैं, तब से ही इनके पीछे लोग लगे हुए हैं। इवन जो यूएस है, वो चुनाव से पहले ही इनके पीछे लगा हुआ था। यूएस चाहता ही नहीं था कि जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है, वो फिर से वापस आए, क्योंकि शेख हसीना ने वहाँ की इकोनॉमी को बहुत ही स्ट्रांग किया है। मतलब फादर ने अगर देश बनाया है, तो शेख हसीना ने वहाँ की इकोनॉमी बनाई, अगर हम ऐसा कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि लगातार ये इनका 5वां टर्म था। अगर ये कंप्लीट करती तो कंटिन्यूअसली 25 साल वहाँ पे शासन करती, यानी अभी तक ये 20 साल से वहाँ की इकोनॉमी को संभाल रही थी। यहाँ हम देखेंगे कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है, किसी-किसी सेक्टर में भारत से भी आगे है। लेकिन ये कहाँ ही रास आने वाला है वेस्टर्न्स कंट्री को, और साथ ही साथ चाइना को। देखो इस मैटर को समझेंगे पहले। जब चुनाव खत्म होता है, देखो जब चुनाव होती है ना, तो वहाँ की जो पार्टी है, जो बीएनपी पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो आज के डेट में अपोजिशन पार्टी, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करती है चुनाव में। तो जब कोई एक बड़ी पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो डेफिनेटली जो वोट है, वो जो दूसरी पार्टी है उनको जाएगा, या वोट का बंटवारा हो जाएगा, या मिनिमम वोट ही मिलेगा। तो जैसे कि हमारे देश में होता है फर्स्ट पोस्ट द पास्ट इलेक्शन सिस्टम, वैसे ही बांग्लादेश में होता है। तो बांग्लादेश में अगर आप नहीं भी वोट करें तो कोई बात नहीं, जो वोट कर रहे उसमें सबसे अधिक जिसको आएगा वही जीतेगा। तो कायदे से बांग्लादेश की ये पीएम जो है चुन करके आई। एंड उसके बाद इनका जो फर्स्ट दौरा था वो चाइना की तरफ था, और चाइना में इनको बहुत कुछ उम्मीद थी कि इनको कुछ मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, लेकिन चाइना ने इनकी नहीं मानी, इनको कुछ भी नहीं दिया, और ये इनकी सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक हार मानी गई। अब देखो ऐसा क्यों किया चाइना ने, क्योंकि चाइना का समर्थन यहाँ की अपोजिशन पार्टी बीएनपी को है, जो कि एक लेफ्टिस्ट एजेंडे पे चलती है। वो प्रो चाइना है, एंटी इंडिया है, जबकि शेख हसीना जो है वो प्रो इंडिया है, एंटी चाइना है। तो अब देखो अगर हम बात करें कैसे सबका इंटरेस्ट यहाँ पे सर्व होता हुआ नजर आएगा। देखो जो शेख हसीना है, वो बांग्लादेश की जो पीएम है, उनका इंडिया के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान है, और इंडिया से उनकी दोस्ती के कारण ही हमारे देश के बीच में अच्छी खासी जो है ट्रेड भी है, अच्छे खासे दोनों देश के बीच में, मतलब गुड फ्रेंड गुड रिलेशन शेयर्स करते हैं। साइड बाय साइड जो पाकिस्तान है, उसकी बैड और बेटर हिस्ट्री है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश वाज अर्लियर ईस्ट पाकिस्तान, और वहाँ पे 1971 का वॉर जब इंदिरा गांधी के हेल्प से बांग्लादेश को बनाया गया, रीइंस्टेट किया गया, तब से पाकिस्तान की जली हुई है। तब से पाकिस्तान बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहता है। इवन पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल रहा है, और वहाँ के लोग ये खुद कहते हैं कि हमसे जो अलग हुआ बांग्लादेश, उसका टका भी आज पाकिस्तानी का जो पाकिस्तानी रुपया है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और साइड बाय साइड चाइना, क्योंकि चाइना चाहता है पूरे इस रीजन में इंडिया को घेरना, तो इस रीजन में वो अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है। तो एक तरफ डोमिनेंस उसने क्रिएट कर दिया है, किसके साथ मिलकर के, पाकिस्तान के साथ मिलकर के। इधर तिब्बत से घिरा हुआ है ही, और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के हमें डायरेक्ट धमकी देता ही रहता है। साइड बाय साइड वो नेपाल को अपना ज्यादा इन्वेस्ट करके उसको अपना शरणार्थी बना ही चुका है, अगर हम कहें दूसरी भाषा में। और हम यहाँ पे देखेंगे जो म्यांमार है, वहाँ भी अनरेस्ट सिचुएशन है, वहाँ भी चुनाव जो है वो नहीं सफल हो पाया, वहाँ भी आर्मी का शासन है, अनरेस्ट सिचुएशन वहाँ पे है। रहा बचा खुचा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को भी यहाँ पे तबाह कर दिया गया लेफ्टिस्टों के द्वारा, वेस्टर्न कंट्री के हेल्प से, और चाइना और जो हमारी ये पाकिस्तान दिख रही है, इसके हेल्प से बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया गया है। अब बांग्लादेश को खड़े होने में बहुत समय लग जाएगा। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारा साउदर्न रीजन, वहाँ पे श्रीलंका पहले ही चाइना का जो है शरणार्थी बन के वो अपना हेमंतोता जो उसका पोर्ट है 99 साल के लिए दे चुका है। साइड बाय साइड हम देख चुके हैं मालदीव का रीजन, मालदीव का इशू आया था, किस तरह से वो प्रो चाइना है। तो और बात बाकी जो जापान वाला एरिया है, ताइवान को समझाते ही रहता है, रोज रोज आंखें दिखाते रहता है, फिजी को आंख दिखाते ही रहता है।
और जो इंडियन ओशियन रीजन वहाँ पे जो चाइना है, वो अपना एंट्रेंस खोजते रहता है कि कैसे भी किसी तरह से उसको यहाँ पे जगह मिल जाए, क्योंकि वो जो मतलब चाइना सी एरिया जिसे कह सकते हैं, या जहाँ पे 9 डैश लाइन उसने क्रिएट करके रखी है, जिसमें वो अपने आप को पूरा उस एरिया का हीरो समझता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी कंट्री इकोनॉमी की नज़र से अगर हम बात करें, तो जो चाइना है और इंडिया है, ये 2 प्रोमिनेंट हैं। देखो रशिया भी एशिया के अंदर ही आता है, बट रशिया रशिया का थोड़ा-सा मतलब ऐसा रहता है कि वो हाफ़ यूरोप और हाफ़ जो है एशिया में पड़ जाता है, तो रशिया को छोड़ दिया जाए, तो बेसिक जो कंट्री है वो है चाइना और इंडिया। तो चाइना को बहुत सेक्टर में भारत जो है पीछे छोड़ने वाला है कुछ सालों में, और ये चाइना को दिखता है, तो किसी तरह से भारत को घेरने के लिए छोटे-बड़े कंट्री का सहारा ले रहा है चाइना, और इसमें चाइना लगभग सफल भी हो रहा है। देखो बांग्लादेश का ये न्यूज़ है, देखो जैसे ही ये इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जब वो चाइना के दौरे पे गई, वहाँ से रिटर्न आई, बायकॉट इंडिया ट्रेड कर रहा था। इंडिया के प्रोडक्ट को बायकॉट कराया जा रहा था, कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर। लेकिन शेख हसीना ने वहाँ भी अपना बयान दिया था, और वो बयान था कि भारत की साड़ी जो है, उसे भी तो पहनते हो, कहाँ-कहाँ तक भारत को बायकॉट करोगे? तो ये प्रो उनका एजेंडा था। देखो अगर हम बात करें जो स्टार्ट होता है, ये ऐसे नहीं स्टार्ट होता है, ये पॉलिटिकली एजेंडा नहीं है सरकार उठाने का। ये सरकार को हिलाने का, उखाड़ के फेंकने का जो तरीका है, ये एक तरह से स्ट्रीट प्रोटेस्ट से स्टार्ट हुआ है, और ये स्ट्रीट प्रोटेस्ट जो है वो बच्चों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया स्टार्टिंग में। देखो स्टार्टिंग में ये एजेंडा को संभालने वाले स्टूडेंट्स थे। ये पूरा टूल किट सेट है। जिसमें ढाका यूनिवर्सिटीज़ में जो 1971 के टाइम पे, जो लिबरेशन वॉर के टाइम पे जिनका जिनोसाइड हुआ, या जो देश को आज़ाद कराने में जिनकी जानें गई, उनका रिजर्वेशन का इशू था, और उस रिजर्वेशन में उनको जो जितना परसेंटेज उनको प्राप्त था, उससे बांग्लादेश की जो स्टूडेंट है वो खुश नहीं थे। साइड बाय साइड इस मैटर को कोर्ट में भी ले जाया गया। कोर्ट में भी 5% उनको आरक्षण दिया गया जॉब में, बाद बाकी चीज़ों पे आरक्षण नहीं दिया गया। लेकिन ये मैटर जो है, आप समझो ये इतना बड़ा मैटर नहीं था जिसको लेकर के किसी देश को उखाड़ के फेंक दिया जाए, है ना? इलेक्टेड गवर्नमेंट को। इस मैटर को शांति से सॉल्व करने की कोशिश भी की गई। शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जो उनका रिजर्वेशन था उसको रिड्यूस कर दिया, और बहुत सारी बातों को मानी भी, जो स्टूडेंट का मीनवाइल जो उनका डिमांड था। लेकिन वहाँ पे जो काम कर रही थी जमात इस्लामी जो संगठन है, ठीक है? और वहाँ पे हम देखेंगे कि जो अदर पार्टियाँ हैं, जो बीएनपी वगैरह हैं, उनके साथ मिल कर के अलग तरह का फॉरेन फंडिंग के हेल्प से इस तरह का भड़काऊ सिचुएशन स्टार्ट किया गया कि आप देख सकते हो कि 45 मिनट के अंदर बांग्लादेश छोड़ करके शेख हसीना को जाना पड़ा, और जो वहाँ का रेसिडेंशियल है, जो पीएम रेसिडेंस है, उसमें वहाँ के लोगों का कब्जा है। इस तरह की जो तस्वीर है 2022 में श्रीलंका से आई थी, और जिस तरह से श्रीलंका के अंदर लोगों ने घुस करके हुवन क्राइम मचाया था प्रेसिडेंट के हाउस में, वैसे ही पीएम के हाउस में बांग्लादेश के अंदर कोई बतख, कोई बकरी, तो कुछ पता नहीं क्या, कोई पिल्लो लेके जा रहा है, तो कोई स्विमिंग कर रहा है। इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही, जिससे समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी की धज्जियाँ अगर उड़ती है तो इस तरीके से उड़ती है। और देखो दूसरी जो सबसे कंसर्निंग है, हमारे लिए कंसर्निंग है, वो ये है कि ऑलरेडी बांग्लादेश में जो हिंदू है वो माइनॉरिटी कंडीशन में है, और बहुत ही कम उनकी संख्या। देखो हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ हैं, बंटवारे के बाद उनकी जो जनसंख्या थी वो बढ़ी और बढ़ती ही जा रही है। और दूसरी कंट्री में अगर हम देखें, जो हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमसे अलग हुए हैं, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ में हिंदू रह गए थे, उनकी संख्या घटी और घटते ही जा रही है। इवन जो उनके प्लेसेस है, वर्शिप प्लेसेस है, उनके जो घर है, वो भी सेफ नहीं है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं और पाकिस्तान के हिंदुओं की जो स्थिति है, वो बहुत ही दयनीय स्थिति है, और इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता है फिलहाल के टाइम पे। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 54 हिंदू मंदिरों को टारगेट किया गया। इस्कॉन का जो जगन्नाथ टेम्पल था उसे भी टारगेट किया गया। बहुत सारे मंदिर टारगेट किए गए। इवन हिंदुओं के घर में घुस करके उनको मारा जा रहा है। हिंदू नेताओं को, जो कि अवामी लीग के नेता थे, शेख हसीना के पार्टी के थे, उनको जिंदा जला दिया गया है। आप सोच सकते हो भारत को किस तरह का डायरेक्ट थ्रेट है ये। और हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस चीज को चाहते हैं कि ये भारत के अंदर भी हो, और इसके लिए उनकी भी रणनीति चलती रहती है अंदर ही अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो अब बांग्लादेश के जो शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के फादर है, ऐसे ही सिचुएशन हुआ था बांग्लादेश की आज़ादी के टाइम पे। लिबरेशन जो फ्रंट है उनका ऐसे ही वॉर चल रहा था, और जो पाकिस्तानी आर्मी है वो किस तरीके से यहाँ पे एक्शन की थी, और भारत की जो एजेंसी थी उनको ये इनपुट नहीं हो पाया था उस टाइम पे कि जो मुजीबुर रहमान है उनको मार दिया जाएगा, अदरवाइज ये उनको बचाते।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस टाइम पे वो नहीं कर पाए। और अगर हम ये कह सकें कि फॉर्चुनेटली ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले मिल चुकी थी, और हमारे ट्रूप्स के हेल्प से, एयरफोर्स के हेल्प से, हमारी गवर्नेंस और बांग्लादेश की जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के हेल्प से और आर्मी के हेल्प से शेख हसीना को वहाँ से सेफली बाहर निकाल दिया गया। अदरवाइज शेख हसीना को भी मार दिया जाता। देखो, ये पॉलिटिकली किलिंग होती, ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, क्योंकि अगर एक आदमी बहुत लंबे समय तक किसी देश में शासन करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरीके से लोग वहाँ के ऐसा करेंगे। आप देखो, बांग्लादेश बहुत आगे बहुत सारी चीज़ों में, और ये चीज़ वेस्टर्न कंट्री को पसंद नहीं आ रही थी, ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी पाकिस्तान को। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, अब हम ये कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ये सिमिलरली है, हमारे यहाँ भी प्रयास किया गया था किसान आंदोलन के टाइम पे, जो कि सो कॉल्ड किसान थे, किसान नहीं थे। जो किसान थे उनका आंदोलन अलग चल रहा था, और उनके बीच में घुस करके कुछ लोगों ने ऐसा किया था कि आप देख सकते हो कि याद होगा आपको, लाल किला में पहुँच करके झंडे को उन्होंने उतारा था और इस तरह से बेअदबी की थी। तो ये चीज़ें हमारे देश में भी चली। फिलहाल अगर हम बात करें, जो हमारे एस जयशंकर हैं, पार्लियामेंट पे उन्होंने जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी हमारे देश के अंदर पार्टी हैं, सर्वदलीय मीटिंग बैठा करके इस बात पे डिस्कशन किया गया। बांग्लादेश का जो इशू है उसे हमने बहुत ही डायरेक्टली नोट पे लिया है, और यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने कहा है कि हमारे जो 19,000 हिंदुस्तानी जो हिंदूज हैं और वहाँ पे जो रहने वाले हैं, उनको छोड़ करके जो इंडिया के रेसिडेंट्स हैं 19,000 वहाँ पे रह रहे हैं, और उसमें से 9,000 स्टूडेंट है। तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वहाँ की जो अभी प्रेजेंट अथॉरिटी है उससे कांटेक्ट में है। ये इंश्योर किया है एस जयशंकर ने पार्लियामेंट के अंदर, देश को, राज्यसभा के अंदर। और साइड बाय साइड जो वहाँ की आर्मी चीफ है, वो भी अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट के बिहाफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो देखो, ये आर्मी कूप तो नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शेख हसीना बाहर नहीं निकल पाती, वो जेल में होती। लेकिन अब चूंकि सत्ता सरकार के हाथ में जानी चाहिए, लेकिन अब ये सत्ता जो है वो आर्मी के हाथ में जाएगी। देखने वाली बात होगी कि वहाँ पे अभी तो फिलहाल थोड़ी शांति है कल के कंपेरिजन में, तो आने वाले समय में वहाँ पे क्या होता है, किस तरह से चुनाव होते हैं, या वहाँ के प्रेसिडेंट जो अदर पार्टी है उनको बैठा करके गवर्नमेंट बनाने की सोचती है, लेकिन कैसे कर सकती है, क्योंकि बीएनपी ने तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं था। इसका मतलब फ्री इलेक्शन होने के बहुत चांसेस है। और इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या शेख हसीना अब दोबारा रीइंस्टेट कर पाएंगे, क्या उनके पार्टी का कोई भी आदमी जिंदा बचेगा जो चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, या उनकी पार्टी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाएगा। तो बांग्लादेश अब बिल्कुल एंटी इंडिया होगा अगर गवर्नमेंट चुन के आती है तो, और ये हमारे लिए बहुत कंसर्निंग है। और इसमें हमारी जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, जो हमारे राज्य की सरकार है, उनको भी अब थोड़ा समझना पड़ेगा। उनकी भी जो बोली है वो बहुत तीखी है, उसको भी थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा। अब जो है ना, शेख हसीना की गवर्नमेंट नहीं कि आप जो उनके साथ मित्रता स्थापित कर सकते हो, जो आपने ऑफर किया था कि वहाँ पे रिजर्वेशन का इशू है, जॉब नहीं मिल रहा तो बांग्लादेश छोड़ करके वेस्ट बंगाल आ जाओ, ये बंद करना होगा। और ये वैसे उनकी औकात भी नहीं थी ऐसा बोलने की, क्योंकि वो सिर्फ राज्य के सीएम है, देश की प्रधानमंत्री नहीं है, देश का हित उनके हाथ में नहीं है, वो राज्य का हित का सोचे। तो इस तरह से जो चीफ बयानबाजी होती है, जो चीफ हरकतें होती है पॉलिटिकल पार्टीज की और पॉलिटिकल लीडर्स की, उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए डायरेक्ट थ्रेट इशू है। हमारे देश के अंदर भी ऐसे बबल्स हैं जिनको थोड़ा स्पेस मिले तो वो ऐसा करने से पीछे नहीं हटेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।